मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं अगले भाग की ओर। मेरे जीवन को बदलने वाला वह दिन आम दिनों की भांति ही शुरू हुआ था। मैं अपने पिता राजा जनक के बड़े से उद्यान में टहल रही थी। मैं ओस से गीली नर्म घास पर नंगे पैर घूम रही थी। मेरे साथ माली भी था। महल की उस जगह की देखभाल का दायित्व मुझ पर था। वैसे यह एक राजकुमारी के लिए असामान्य कार्य था। मालियों ने मुझे पौधों की समस्याएं बताईं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा था। जैसे चंपक के पौधे में फूल नहीं खिलते थे। दुर्लभ हर श्रृंगार बहुत प्रयास के बाद भी खिल नहीं पा रहा था और सरकंडों के तने पर कोई काली बेल जबरदस्ती लिपट गई थी। मैंने पत्तों को थपथपाया, जड़ों के नीचे खुदाई की तथा थोड़ी प्रार्थना की। मेरे पीछे खड़े माली धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। आश्चर्य, चमत्कार, देखो, यह अभी से ठीक होने लगे हैं। मैं कहता हूं, यह सचमुच पृथ्वी देवी का रूप है जो हमें आशीर्वाद देने के लिए धरती पर प्रकट हुई हैं। वे बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहते थे। मैंने उन्हें कई बार कहा कि मैं भी उनकी तरह साधारण मनुष्य हूं, लेकिन उनका प्रेम और आदर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मैं अपने पिता को किस प्रकार मिली, वही इस सब का कारण था। हाँ, मैं मिली थी। हालांकि पालन पोषण की दृष्टिकोण से मैं राजकुमारी थी, मिथिला के राजा जनक की सबसे बड़ी पुत्री सीता। किंतु विदेह के राज्य में यह कोई नहीं जानता था कि मुझे किसने जन्म दिया। मेरे पिता हमें वह कहानी अनेक बार सुना चुके थे। वह कथा मेरी और मेरी बहन उर्मिला की मनपसंद कथाओं में से एक थी। मैं जिस दिन सुबह अपने पिता को मिली, उस दिन राजा जनक महल के निकट खेत में जुताई करने गए थे। जनक उस स्थान पर किसी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उन्हें धार्मिक अनुष्ठान करना पसंद था और उसकी तैयारी में वह स्वयं सहयोग देते थे। भाग्य ने यदि उन्हें शासन करने का दायित्व ना सौंपा होता तो वह अपना जीवन सहर्ष किसी ऋषि के चरणों में परम सत्य पर चर्चा करते बिता देते। उस दिन जुताई के समय कुछ ही कदम बाद उन्हें रुकना पड़ा। उनके सामने मार्ग में एक नवजात बालिका लेटी थी। उसका निर्वस्त्र तन तपती धूप में मरीचिका की भांति चमक रहा था। राजा जनक मेरे न रोने पर आश्चर्यचकित थे। मैं उन्हें टकटकी लगाए देख रही थी। मैंने अपने ऊपर पड़ा वस्त्र लात मारकर हटा दिया था। फिर मेरे तन पर मिथिला के बुनाईकारों द्वारा महीन स्वर्ण कशीदाकारी किया गया वस्त्र डाला गया। ऐसा वस्त्र पहले किसी ने भी नहीं देखा था। लोगों का मानना था कि ईश्वर ने मुझे राजा जनक के घर इसलिए भेजा था क्योंकि बहुत प्रयास के बाद भी उनके घर संतान नहीं हुई। कुछ संदेही लोगों ने कहा किसी चालाक व्यक्ति ने सही अवसर देखकर मुझे बीच खेत में रख दिया और जनक ने मुझे देख लिया। लोग कहते थे कि मुझे यहाँ उसने रखा होगा जो मेरे असली पिता को जानता होगा। कोई अन्य राजा तो मेरी परवाह न करके मुझे बीच मार्ग से हटा देता। ज्यादा होता तो मुझे किसी सेवक के घर छोड़ देता, परंतु जनक ने मुझे उठाया और सीने से लगा लिया। यह कहते ही उनके मन की क्षुधा शांत हो गई और भीतर गहरी विश्रांति छा गई। मेरे जीवन में यह प्रेम के संबंध का पहला पाठ था। मैंने सीखा कि प्रेम एक क्षण में जीवन भर की तड़प को यूं मिटा सकता है मानो लाखों वर्षों से अंधकार में डूबी गुफा में किसी ने अचानक रोशनी कर दी हो। यही प्रेम की ताकत है। मुझे बहुत कम आयु से ही प्रेम की ताकत के प्रति आकर्षण लगता था। मैंने अनेक बार इस विषय में सोचा, किंतु मैं इसे ठीक से समझ नहीं पाई। मुझे पौधों के संदर्भ में भी एक विचित्र शक्ति प्राप्त थी। यह स्वयं मेरे लिए एक रहस्य था। ऐसा शायद इसलिए कि पौधों का जन्म भी मेरी तरह पृथ्वी से होता है। मैं किसी पौधे को स्पर्श करती तो मुझे तुरंत उसकी उपचारात्मक विशेषताओं का पता लग जाता था। मैं देखकर बता सकती थी कि किस घास से सिर दर्द
और जुकाम ठीक होगा? कौन सा बीज संक्रमण को रोक सकता है? किस पौधे से स्त्रियों को मासिक धर्म के अति स्राव में आराम मिलेगा? और कौन सी दवाइयाँ किसी भी बीमारी या दुखी हृदय की पीड़ा दूर कर सकती हैं? इसीलिए मैं उद्यान में टहलने के बाद अपने दूसरे कर्तव्य की ओर बढ़ गई। महल के निकट स्थित मेरा उपचार केंद्र। सबसे पहले नौकरों को मेरी क्षमता का पता लगा तो उन्होंने मुझसे सहायता लेनी शुरू कर दी। मेरी माँ सुनैना, जो हमेशा चिंतित रहती थी, मेरी इस क्षमता को रहस्य की तरह दबाकर रखना चाहा, लेकिन वह समाचार फैल गया। जल्द ही देश के दूरस्थ प्रदेशों से रोगग्रस्त लोग मेरे पास उपचार के लिए आने लगे। उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए थी। आखिरकार माँ ने हार कर एक उपचार केंद्र बनवा दिया। मैंने आज बहुत से बीमार लोगों को देखा और चिकित्सकों को दवाइयाँ तथा अन्य उपचारात्मक जड़ी बूटियां देने की सलाह दी। मैं अंत में मरणशील लोगों के कक्ष में गई। यह काम सबसे कठिन था। मेरे स्पर्श से उन्हें आराम मिला और वह शांति से लेट गए। उनमें से कुछ ने फिर दोबारा आंखें नहीं खोली। कर्कट रोग से ग्रस्त एक व्यक्ति को असहनीय दर्द हो रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने माथे पर रखा और वही शब्द फिर दोहराया, देवी। मैं देवी नहीं हूं, मैंने उदास स्वर में कहा, अन्यथा मैं आपको बचा लेती। लेकिन यह सुनने से पहले वह मर चुका था। उसके होठों पर मंद मुस्कान थी। मैंने उसकी आंखें बंद की, एक गहरी श्वास ली और जाने के लिए मुड़ गई। मुझे शस्त्र विद्या के अभ्यास के लिए देर हो रही थी। मैं यह बात कभी अपने परिवार से नहीं कह सकती हूँ ताकि उन्हें दुख न हो, पर मुझे कभी कभी यह विचार आता है कि मैं कहाँ से आई हूँ। मुझे ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि मुझे वन बहुत आकर्षित करते थे। मैं उन्हें महल के बुर्ज से देखती थी। वर्षा मेघ के रंगों वाले और रहस्यमयी कथाओं से भरे वन हमारे राज्य के चारों ओर फैले हुए थे। मेरे परिवार में मेरी तरह वनों के बारे में कोई नहीं सोचता था। मेरे पिता के मुख्य सलाहकार शतानंद को वनों पर भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि वहां राक्षस रहते हैं। शतानंद के दिमाग में राक्षसों को लेकर घृणा थी। वह प्रायः बताते थे कि राक्षस कितने हिंसक होते हैं। वे मनुष्यों जैसे नहीं होते और अंधकार में रहते हैं। वे मायावी होते हैं और उन्हें काला जादू आता है। उन्हें मनुष्यों का मांस खाना पसंद होता है। शतानंद का कहना था कि राक्षस सदा मनुष्यों पर हमला करने की प्रतीक्षा में रहते थे। इसलिए शतानंद राज्य की सीमा पर प्रहरियों की अधिक तैनाती पर जोर देते थे। आपने कभी राक्षस देखा है? मैंने एक बार शतानंद से पूछा। शतानंद ने उत्तर देने से मना कर दिया। उन्होंने मेरे पिता को पैनी दृष्टि से देखा, मानो कह रहे हों कि लड़कियों को अनुशासन में न रखने से यही होता है। मुझे नहीं पता राक्षसों के बारे में शतानंद कितने सही थे, लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि उन्हें वनों की बिल्कुल समझ नहीं थी। मैं वन में जाने की बहुत इच्छुक रहती थी, हालांकि मुझे पता था कि मुझे यह अवसर कभी नहीं मिलेगा। स्त्रियां वन में नहीं जाती थीं। यहाँ तक कि मेरी माँ, जो वैसे बहुत बुद्धिमान थी, मेरी इस इच्छा को सुनकर परेशान हो जाती थीं। मैं वर्षा ऋतु में दोपहर के समय छत से वृक्षों को बारिश में नहाते देखती थी। आकाश में बिजली कड़कड़ाती तो मेरे अंदर हूक सी उठ जाती थी। मुझे कभी कभी सपना आता था कि मैं लंबी ऊंची घास से भरे जंगल में टहल रही हूँ। मुझे केवल वन के स्वप्न नहीं आते थे। मुझे कभी कभी नींद में क्षितिज तक फैले विशाल जल स्रोत दिखाई पड़ते थे। उनमें ऊंची लहरें उठती थीं और तेज हवा चलती थी। नीचे विशाल जल प्राणी उनके निकट से गुजरते जीव को नीचे खींच लेने के लिए बेचैन रहते थे। उस दृश्य को देखकर मुझे घबराहट और उत्तेजना होती थी। मैंने एक बार अपनी माँ को इस बारे में बताया तो वह बोली कि मैंने स्वप्न में समुद्र देखा होगा। क्या आपने मुझे बचपन में समुद्र दिखाया है? मैंने पूछा। नहीं, वह बोली, मिथिला के आसपास कोई समुद्र नहीं है। यहाँ तक कि हमारे लोकगीतों में भी उनका उल्लेख नहीं मिलता। मैंने खुद कभी समुद्र नहीं देखा, उसके बारे में केवल पुस्तकों में पढ़ा है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें यह स्वप्न कैसे आया होगा।
माँ ने फिर मेरा माथा चूमा और मुझे खेलने भेज दिया, परंतु वह मुझे देख रही थीं। मुझे पता था कि उनके दिमाग में क्या प्रश्न चल रहा है। तुम कहाँ से आई हो? मैं युद्ध कला सीखना चाहती थी, लेकिन इसे गुप्त रखना जरूरी था। मेरे पिता को यहाँ तक कि आवश्यक होने पर भी किसी प्रकार की हिंसा पसंद नहीं थी। हमारे पड़ोसी राज्य कभी कभी मेरे पिता के शांति प्रिय स्वभाव का लाभ उठाकर आक्रमण करने का प्रयास करते तो माँ जबरदस्ती सेना तैयार करवाती थीं। कुछ मामलों में मेरी माँ ही मिथिला की असली शासक थीं। वह बहुत बुद्धिमान थीं और उनकी दृष्टि बहुत पैनी थी। साथ ही उनमें उदारता एवं न्यायप्रियता का अद्भुत संतुलन था। कई बार मेरे पिता राज्य से संबंधित जटिल समस्याओं पर देर रात तक माँ के साथ चर्चा करते और फिर माँ की सलाह के अनुसार ही कार्य करते थे। परंतु माँ ने परिवार के बाहर किसी को यह बात कभी नहीं पता लगने दी। मैंने माँ को जब समुद्र वाले स्वप्न के विषय में बताया तो उन्होंने पूछा, क्या मुझे आत्मरक्षा के बारे में सीखने में मजा आता है? मुझे यह प्रश्न सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं खुश थी। मुझे योद्धा बनने का विचार पसंद था। मैंने उर्मिला से साथ चलने को कहा। मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार था, हालांकि वह मुझसे अलग थी। उसे गुड़िया और माँ के गहने अच्छे लगते थे और हमारे राज्य के मंत्रियों और अतिथियों की कन्याओं के साथ खेलना कूदना पसंद था। नहीं, उसने कहा। तो मैं ही क्यों? मैंने पूछा। मुझे लगता है तुम्हारा भविष्य अन्य राजकुमारियों जैसा नहीं होगा, माँ ने उत्तर दिया। हो सकता है तुम्हें खतरनाक स्थानों की यात्रा करनी पड़े जहां तुम्हें आत्मरक्षा की आवश्यकता होगी, इसलिए हम इसे गुप्त रखेंगे। मैंने खुशी से हामी भर दी। अगले कुछ सालों तक प्रतिदिन राज्य के बाहर स्थित पहाड़ियों से कुछ स्त्रियां आती थीं। उनके चेहरे घूंघट से ढके रहते थे। वे माँ के निजी प्रांगण में मुझे शिक्षा देती थीं। वे मुझे अस्त्र चलाना नहीं बल्कि उससे भी अच्छी चीजें सिखाती थीं। कैसे कैसे शरीर स्वयं अस्त्र बन जाता है, कैसे अपने विरोधी के शरीर, वजन और आकृति एवं रणनीति की कम समझ को उसी के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। मैंने चलना, दौड़ना, दबे पांव उछलना और पेड़ों पर चढ़ना सीख लिया। मैंने सीखा चोट से बचने के लिए किस तरह सही ढंग से गिरना चाहिए और चोट लगने पर दर्द को कैसे सहन करना है। मुझे यह सब सिखाया जाता था। उन स्त्रियों को मुझ पर दया नहीं आती थी। मुझे प्रायः चोट लगती और कई बार मेरी मांसपेशियों में दर्द होता था। फिर वे किसी प्राकृतिक तेल से मेरे शरीर की मालिश करती तो दर्द गायब हो जाता था। मैं बड़ी हुई तो उन्होंने मुझे मालिश का तेल बनाने की विधि भी सिखाई। यह सब देखने के लिए केवल मेरी माँ उपस्थित रहती थी। वह चुपचाप देखती, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा और ना ही चिंता व्यक्त की। आज एक लंबी और जबरदस्त लड़ाई के बाद मैंने अपनी शिक्षिका को कोने में घेर कर और उसे समर्पण करने पर विवश कर दिया। यह देखकर मेरी माँ रानी सुनैना धीमे से मुस्कुराई। उन्होंने मुझे गले लगाया। मैं पसीने से लथपथ थी। फिर वह बोली, मैं एक माँ के रूप में अब निश्चिंत हूँ। मुझे अब अपनी पुत्री को बाहर की दुनिया में भेजने से घबराहट नहीं होगी। मैं उनकी बात सुनकर घबरा गई। मेरा मन उत्तेजना और भय से भर उठा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा और माँ से लिपट गई। उनके बालों से चमेली के तेल की सुगंध आ रही थी। मैं सदा आपके साथ ही रहूंगी। परंतु हम दोनों जानते थे यह सिर्फ एक इच्छा मात्र थी। इच्छा हो सकती थी। लड़कियों का बचपन फूल पर ओस की बूंद की तरह क्षणभंगुर होता है। शीघ्र ही मुझे अपनी मनपसंद चीजें, अपने माता पिता, अपनी बहन, महल, उद्यान और अपना उपचार केंद्र सब कुछ छोड़कर किसी अन्य परिवार में जगह बनानी थी और वही मेरा अपना घर होगा। सब लड़कियों की, चाहे वे साधारण हों या राजकुमारी, यही नियति है। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको इस अंक की कौन सी पंक्ति बेहद पसंद आई। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। मिलते हैं अगले भाग में।
इस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।